इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सॉर प्रॉब्लम को यूजिंग न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक्सॉर को डिस्कस करने से पहले सिंपल एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप एक सिंपल परसेप्ट्रॉन बिल्ड करें। ये हमारे पास है सिंपल परसेप्ट्रॉन जो कि दो इनपुट्स ले रहा हूँ, x1 और x2, और इसके जो वेट्स होंगे वो होंगे W1 और W2, और एक इसके पास है 22, और यहाँ पे हमने करना क्या है कि इनपुट्स को रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करना है, एड अप करना है, एड अप करने के बाद आगे एक स्टेप फंक्शन अप्लाई कर देना है, और फिर देखना है कि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो 1 आउटपुट कर दें, और अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है तो 0 आउटपुट कर दें। सो हमने इस तरह का परसेप्ट्रॉन बिल्ड करना है। सो 0 0 पे हमें 0 चाहिए, 0 1 पे 0 चाहिए, 1 0 पे 0 चाहिए। सो अगर मैं इस परसेप्ट्रॉन की इक्वेशन लिखूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, y इज इक्वल टू 22 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2। सो अब हम एक ऐसा परसेप्ट्रॉन बिल्ड करना चाह रहे हैं, ऐसा परसेप्ट्रॉन जो क्या काम करे, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए एंड ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर रहा हो। एंड ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करने से क्या मुराद है, ये बात जरा ध्यान से सुनिए कि हमें 22 बी W1 और W2 की ऐसी वैल्यूज लिखनी है कि जब 0 0 हो तो आंसर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा हो, जब 0 1 हो तो आंसर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा हो, 1 0 हो तो आंसर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा हो, और 1 1 हो तो आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा हो। मीन्स कि इस केस में b प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ पे भी b प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए ताकि मेरे पास आउटपुट 0 आ सके। b प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए इसके लिए, और इसके लिए b प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सो अब हमें 22 प्लस W1 22 और W1 और W2 की ऐसी वैल्यूज लिखनी है कि ये चारों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, ये चारों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर मैं इन इक्वेशंस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं कि इस केस में जब 0 0 आएगा, 0 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आया, तो मुझे b की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 0 करूंगा तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन y के। अगर मैं यहाँ पे 0 1 पुट करता हूँ, 0 और 1, तो इट मीन्स मुझे 22 और W2 की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 0 रखना है। अगर मैं 1 0 यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे 22 प्लस 1 पुट किया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 पुट करके खाली W1 आ गया। सो W1 की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करनी है कि ये लेस देन 0, और इस वाले केस में b प्लस W1 प्लस W2 की वैल्यू को मुझे ग्रेटर देन 0 रखना है। सो ये हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई, आपने उनको सेटिस्फाई करना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और b और W1 और W2 की ऐसी वैल्यूज लिखिए कि ये चारों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हो। सो जब अगर आप इनकी वैल्यूज लिखें तो आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आंसर आ रहे होंगे। b W1 W2
बी की वैल्यू एक आप रख सकते हैं, लेट्स से 0.5, W1 की वैल्यू आ गई 0.4 और W2 की वैल्यू आ गई 0.4। तो अगर आप यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे -0.5 पुट किया, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाई। यहाँ पे किया, यहाँ पे इक्वेशन आ रही थी b प्लस W2, सो -0.5 प्लस 0.4 किया, माइनस में आंसर आया लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरीके से ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और जब आप यहाँ पे करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा और चारों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका एक और सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेट्स से आप कहते हैं -0.5, 0.3, 0.3, तो इसके बेशुमार सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब वो क्यों, इसको जरा डिटेल से देखते हैं। देखिए कि आपके पास अगर ये x1 है और यहाँ पे x2 है, ये वाला जो पॉइंट बन रहा है ये बन रहा है 0 0, और यहाँ पे आंसर आ रहा है 0। इसी तरीके से 0 1 और 1 0 के केस में भी आपके पास 0 आ रहा है, और ये पॉइंट है 1 1 जहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है डिसिजन बाउंड्री का, एक कॉन्सेप्ट है डिसिजन बाउंड्री। क्या मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ये बता सकता हूँ कि उसके एक साइड पे 1 है और दूसरी साइड पे 0 हैं? आप कहेंगे जी सर, यहाँ पे भी ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ पे भी ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ पे भी ड्रॉ किया जा सकता है। इनफाइनाइट मैनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं जिसके एक साइड पे 1 आ जाएं और दूसरी साइड पे 0 आ जाएं। सो ये क्योंकि लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम है, तो इसकी डिसीजन बाउंड्री इस वजह से ड्रॉ की जा सकती है और मल्टीपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इस वजह से आपके पास यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस आ रहे होंगे, और अगर आपने इस चीज को वैलिडेट करना हो तो आप इसके थ्रू भी इन पॉइंट्स को ड्रॉ करके जो भी आपके पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं, आप जब इस लाइन को यूज करते हुए उसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि डिसीजन बाउंड्री कहीं पे प्लॉट हो रही होगी, वो इस तरह प्लॉट होगी कि उसके एक साइड पे 1 आ रहे होंगे और दूसरी साइड पे 0। ये है क्या चीज, ये देखिएगा। आपने W0 W1 सॉरी बायस W1 और W2 की वैल्यूज रखी। अब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, सो ये भी आपने इस तरह पॉइंट प्लॉट्स कर दिए। अब आपके पास जो भी ये आ रहे हैं पॉइंट्स, आपने यहाँ पे पुट करने हैं, और जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि ये अब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये फंक्शन बन गया, ये उसका एक वेरिएबल है, ये उसकी स्लोप है, ये उससे एक फैक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप इसकी वैल्यू चेंज करते जाएंगे, इसकी वैल्यूज आती जाएंगी, और मल्टीपल पॉइंट्स आते जाएंगे, और उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो वो लाइन आ जाएगी, और आप देखेंगे कि किसी की लाइन इस तरह आ रही होगी और किसी की लाइन इस तरीके से आ रही होगी, इस वजह से कि आप लोग बायस और W1 और W2 की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर रहे हो। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि और को सॉल्व करें, तो और के लिए आप अगेन सिंपल परसेप्ट काउंट बिल्ड करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास x1 आ रहा है और x2 दो इनपुट्स हैं, इसके रिस्पेक्टिव W1 और W2 है, और इस केस में अगेन क्राइटेरिया सेम ही कि अगर मेरे पास y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आती है तो 0, अदरवाइज 1। और यहाँ पे हमारे पास बायस आ गया, और इधर स्टेप फंक्शन लगा हुआ है। स्टेप फंक्शन यही है कि अगर हमारे पास लेट्स से y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आउटपुट 1 आ जाए, और अगर y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है तो आउटपुट 0 आ जाए। सो इसके लिए अब हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी, y इज इक्वल टू अगेन बायस प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 सॉरी W2 x2। और इस केस में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो यहाँ पे बायस की वैल्यू हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। इस वाले केस में बायस प्लस W2 की वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन 0। यहाँ पे बायस प्लस W1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, और यहाँ पे बायस प्लस W1 प्लस W2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए।
सो अगर आप यहाँ पे बायस W1 और W2 की वैल्यूज लिखें तो आप कह सकते हैं लेट्स से -0.5, सो 0.6 और 0.6। तो जब आप पुट करेंगे तो ये देखिए ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। जब आप यहाँ पे करेंगे -0.5 प्लस 0.6, आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया और ऑटोमेटिकली ये 0 1 0 1 आ जाएगा। इन दोनों एग्जांपल्स में देखिए कि अभी आप लोग ये वेट्स खुद से सोच के लिख रहे हैं और यही काम थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट आपका एल्गोरिदम इस फिनोमिना को लर्न कर लेगा जब उसको आप इस तरह के इनपुट और इस तरह की आउटपुट देंगे, क्योंकि ये एक लिहाज से वेट्स अपडेट होते जाएंगे और इवेंचुअली आपके पास वो सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी प्लॉट करके देख लेते हैं। 0 0 पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इन पॉइंट्स को सेपरेट कर सकते हैं? जी, ये भी ड्रॉ किया जा सकता है, ये भी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ रहे होंगे और जिस तरह आपने पहले चेक वैलिडेट किया, इसी तरीके से आप इसको यूज करते हुए उसको लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि डिसियन बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रही है। डिसियन बाउंड्री अगेन इस वजह से कह रहे हैं कि उस लाइन को यूज करते हुए हम बता सकते हैं कि उसके एक साइड पे 1s हैं और दूसरी साइड पे 0s आ रहे हैं। इसी तरीके से अब आपसे ये कहा जा रहा है कि एग्स और के लिए यही काम कीजिए कि एक परसेप्ट्रॉन बिल्ड कीजिए और परसेप्ट्रॉन बिल्ड करने के बाद आप बायस की वैल्यू इस तरह लिखनी है कि आंसर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा हो। बायस प्लस W2 की वैल्यू इस तरीके से लिखनी है कि आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा हो। बायस प्लस W1 की वैल्यू इस तरीके से लिखनी है कि आंसर 1 आ ग्रेटर सॉरी ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, ग्रेटर देन 0 आ रहा हो। यहाँ पे बायस प्लस W1 प्लस W2 की ऐसी वैल्यू लिखनी है कि आंसर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा हो। सो जब आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्यूशन बताइए। जी, अब जब आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही या आपको ऐसे बी W1 और W2 की वैल्यूज नहीं मिल रही जिनको यूज करते हुए चारों की चारों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। अगर किसी ने सॉल्यूशन वेरीफाई कर लिया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक दफा दोबारा देखे गौर से कि क्या ये चारों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, ये चारों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। अगेन उसकी रीजन क्या है, अगर हम इसको प्लॉट करें 0 0 पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 1, तो यहाँ पे मेरे पास x1 है और x2 है, इधर 1 है, इधर 1 है और यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 1 पे भी 0। क्या मैं वन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बता सकता हूँ कि उसके एक साइड पे 1s हैं और 0s हैं? गुड। सो अगर आप गौर से देखें तो आप यूजिंग वन स्ट्रेट लाइन ये नहीं कह सकते कि उस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कि उसके एक साइड पे 0s आ रहे हैं और दूसरी साइड पे 1, क्योंकि ये भी चीज एग्जिस्ट करी। सो ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पे बी W1 और W2 के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब हमने ये देख लिया है कि सिंगल परसेप्ट्रॉन से या सिंपल परसेप्ट्रॉन से हम एंड और की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन एक्सोर को सॉल्व नहीं कर पाते। एक्सोर को सॉल्व करने के लिए एक और स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी क्या है उसको जरा देखते हैं। वो स्ट्रेटेजी ये है कि आप लोगों ने अंडरग्रेड में पढ़ा होगा कि अगर मैं x1 एंड नॉट x2 ले लूं और उसको मैं लेट से कह दूं h1, इसी तरीके से नॉट x1 एंड x2 ले लूं और इसको कह दूं h2 और उसके बाद h1 का और ले लूं h2 के साथ, तो तब भी आपके पास ये eggs और इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कैसे अभी ये देख लेते हैं। x1 एंड नॉट x2, 0 एंड 1 0 आ गया, फिर 0 एंड यहाँ पे भी 0 आ गया, फिर 1 एंड नॉट x2 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, इसी तरीके से यहाँ पे 0 आ गया, इधर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 1 1 0। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक्सोर इम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर आपने इसी को
मल्टीपल परसेप्ट्रॉन से इम्प्लीमेंट करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप x1 और x2 इनपुट लें और उसके अगेंस्ट इसके वेट्स लर्न करें यूजिंग सिमिलर इक्वेशन के, और अगर मेरे पास वैल्यू लेस देन 0 आता है या 0 आता है तो आप 0 कर दें, और ग्रेटर देन आंसर 0 आता है तो उसको आप 1 कर दें। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इसका एक परसेप्ट्रॉन बिल्ड कर लिया और ये वाली वैल्यू ले रहा है x1 और x2 और यहाँ पे आपके पास 22 आ गया। जब आप इसकी इक्वेशंस लिखेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पास 0 0 के अगेंस्ट 0, 0 1 के अगेंस्ट 0, 1 0 के अगेंस्ट 1, और ये आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से आपसे कहा जाए कि इस इनपुट के अगेंस्ट h2 को इम्प्लीमेंट करें, सो ये h1 आ गया। तो यहाँ पे भी आप x1, x2 और बायस ले सकते हैं। इसके डिफरेंट वेट्स होंगे, इसके डिफरेंट वेट्स होंगे। यहाँ पे आप h2 के लिहाज से वेट्स लिख रहे होंगे। देन अगर आपने फिर ये कहा जाए कि इन दोनों को यूज करके मींस इस इनपुट के अगेंस्ट ये, इस इनपुट के अगेंस्ट ये लें, इस इनपुट के अगेंस्ट ये करें, इस इनपुट के अगेंस्ट ये लें। तो आप यहाँ पे भी कुछ वेट्स लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे वेट्स को कह देता हूँ कि ये आपके पास आ गया B1, W1, W2, सो ये डबल B1, डबल W, इसी तरीके से हमारे पास आ जाएंगे, और यहाँ पे भी हम उन वेट्स की वैल्यूज ले लेंगे। सो आप इसका सॉल्यूशन इवेंचुअली फाइंड कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि एक्सओर की प्रॉब्लम वन परसेप्ट्रॉन से नहीं सॉल्व हुई, लेकिन जब आपने मल्टीपल परसेप्ट्रॉन लिए और उनको आपस में कनेक्ट किया तो अब वो सॉल्व होगी। सो इस वजह से ये जो चीज़ है कि अब आपने इनपुट ली, मल्टीपल परसेप्ट्रॉन की एक लेयर ली, लेट्स से ये हमारे पास हिडन लेयर आ गई, ये आपके पास आउटपुट लेयर थी, और इस तरह आपने यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जो सिंपल परसेप्ट्रॉन से सॉल्व नहीं हो रही थी। सो ये वही चीज़ है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। x1 एंड x2 को आपने सिंपल परसेप्ट्रॉन से सॉल्व कर लिया, सो डिसिजन बाउंड्री उसकी एग्जिस्ट कर रही थी। इसी तरीके से XOR को भी सॉल्व कर लिया, सॉरी और को सॉल्व कर लिया, लेकिन XOR सॉल्व नहीं हो सकता था। और जब आपने इस तरह न्यूरल नेटवर्क बिल्ड किया कि ये आपके पास आ रही है इनपुट लेयर, ये आपके पास है हिडन लेयर, और ये आपके पास है आउटपुट लेयर, तो देन आपके पास XOR की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करने वाली है, वो है कि ये हिडन लेयर किस तरह फीचर्स लर्न करते हैं। हिडन लेयर किस तरह फीचर्स लर्न करते हैं। अगर आप अगर आप इसको रन करें, सो ये मैं आपको कहूंगा कि आप इसको जरा ट्राई कीजिएगा। 0001 1011, ये आपके पास x1 था और ये x2, ये अब आपके पास डिफरेंट वेट्स आ चुके हैं। अज्यूम कीजिए कि ये आपके पास आपने लर्न कर लिए। इसी तरीके से इस लेयर के भी आपके पास डिफरेंट वेट्स आ चुके हैं। अब आप h की आउटपुट, h1 और h2 की आउटपुट ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो क्या आती है। सो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 00 और 10, 01 और 10 ये एक जगह पे मैप हो रहे होंगे, जबकि ये डिफरेंट जगहों पे मैप हो रहे होंगे। और देन जब आप इसको यूज करते हुए, इन दोनों को यूज करते हुए y को प्रेडिक्ट करेंगे तो वो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आगे वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगेन मैं आपसे कहूंगा कि ये आप खुद एक दफा देखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आगे वाली डायग्राम में H यानी जो जो हिडन लेयर्स हैं, उन्होंने जो फीचर्स लर्न किए हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्चुअली आपके पास ओरिजिनल स्पेस में
ये वाली वैल्यूज आ रही थी, ये वाली वैल्यूज आ रही थी, ये और ये वैल्यूज आ रही थी। अब जब आप हिडन लेयर इंट्रोड्यूस कराई और अब एच में जो वैल्यूज आई हैं वो ये और ये दोनों ट्रांसफॉर्म होके इस जगह पर आ गई। सो हिडन लेयर ने इनको मर्ज कर दिया। और अब जब आपने इसको आगे यूज करते हुए, सो एच की वैल्यूज को यूज करते हुए, H1 और H2 को यूज करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की यूजिंग सिंपल परसेप्ट्रॉन, तो उसका सोल्यूशन मिल गया। सो एक दफा दोबारा सुनिएगा कि इनपुट से हिडन लेयर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि ये जो सिंपल परसेप्ट्रॉन है ये इस काबिल हो गया था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। और वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप ओरिजिनल इनपुट थी तो आपके पास ये वाले पॉइंट्स हैं, और जब आपके पास हिडन लेयर को जब आपने प्लॉट करके देखा और वो इस तरीके से, और जब आपको ये चीज विजुअली नजर आ रही है, अब आप एक स्ट्रेट लाइन या सिंपल परसेप्ट्रॉन नेक्स्ट लगा के H1 और H2 पे उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी वजह से उसका आपको आंसर भी मिल रहा है। सो होपफुली आपको काफी तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक जो चीज मैं ऐड करता जाऊं कि हमारे पास इनपुट लेयर होती है और आउटपुट लेयर होती है, और जो हिडन लेयर्स हैं उनका काउंट 0 और मोर हो सकते हैं। सो जो हमारे पास परसेप्ट्रॉन था वहां पे सिर्फ इनपुट थी और आउटपुट थी। जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस की उसमें इनपुट थी, वन हिडन लेयर थी और वन आउटपुट लेयर थी, और आपके पास हिडन लेयर मल्टीपल्स हो सकती हैं, 1 200 200 300। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।